Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. In the previous lectures, we have discussed Cauchy integral formula. हमने extended Cauchy integral formula उसके कुछ consequences जो हमें बताते हैं कि if a function is analytic, then its whole order derivative or also analytic. फिर हमने Liouville's theorem को discuss किया जो हमें बताता है कि every entire bounded function is constant. Then we have discussed the partial converse of Cauchy problem in the form of Morera's theorem and so on. इस लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे. इन रियल एनालिसिस वी हैव डिस्कस्ड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, राइट. और उसके बाद हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल को भी डिस्कस किया है. यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंस और सीरीज की बात करेंगे. इफ यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, देन dealing with the sequence and series of complex numbers is quite easy. So let us start this lecture by writing the definition of convergence of a sequence, because we know कि सीक्वेंस क्या होते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है. वी नो अबाउट दैट. ओके, सो आई एम टेकिंग द कंसेप्ट फ्रॉम द रियल एनालिसिस टू द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड now I'm going to define the convergence of a sequence. So let us start by writing the definition of convergence of sequence. Convergence of sequence. Okay, so we are given that an infinite sequence, that is z1, z2 and so on, zn and so on, of complex numbers has a limit z if for each positive number epsilon there exists a positive integer and not such that the same definition जो हमने रियल सीक्वेंस के लिए पढ़ा था, zn minus z is less than epsilon whenever that n is greater than n naught. ओके, ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो जब हम सीक्वेंस की टर्म्स को देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में हम केवल लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं, तो नेबरहुड का मतलब ही ओपन इंटरवल होता है, और यहाँ पर नेबरहुड का मतलब ओपन डिस्क से है, क्योंकि वी कैन मूव इन एनी ऑफ द डायरेक्शन इन प्लेन, राइट. मान लेते हैं कि वी हैव अ पॉइंट दैट इज दिस पॉइंट एंड दिस इज द नेबरहुड, बिकॉज ये यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं दिस पॉइंट इज z एंड दिस डायरेक्शन और दिस डिस्टेंस इज एप्सिलॉन. ओके, अभी हम क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पर कहने का सेंस क्या है कि अगर हम कहें दैट दिस इज सम सीक्वेंस, ओके, तो ये सीक्वेंस इस पॉइंट पर कब कन्वर्ज करेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस पॉइंट पर कब ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा. तो हम कह रहे हैं कि अगर ये कोई सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन है, देन वी मस्ट हैव अ स्टेज जिसके बाद के सारे पॉइंट्स इस z के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही लाई करे. Okay, if you can see, then we are having a plenty of points in the epsilon neighborhood of this z. Okay, these are the points in this neighborhood, right? अभी यहाँ पर कहने की बात क्या है, सपोज ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन, अगर हमारे पास इसी तरीके के पॉइंट्स है तो हम कह रहे हैं ये हमारा जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज यू कैन से जेड एन नॉट. ओके, ये सीक्वेंस का जेड एन नॉट पॉइंट है.
जिसके बाद के जितने भी पॉइंट है, जब भी n n नॉट से बड़ा है तो उसके लिए हमें जो भी zn मिलने वाले हैं वो इस z के इप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहेंगे। तो सपोज ये वो पॉइंट है एन जेड एन नॉट, और इसके बाद के जितने भी पॉइंट इफ यू कैन सी, सारे पॉइंट्स इस जेड के इप्सिलॉन नेबरहुड में ही लाई कर रहे हैं। ओके, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इप्सिलॉन के लिए, चाहे ये कितना भी छोटा हो, कहने का मतलब है कितने भी छोटे सर्कल के लिए हमेशा अगर एक ऐसा जेड एन नोट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जिसके बाद के सारे पॉइंट्स इस जेड के उस इप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहें, इफ दिस इज ट्रू फॉर एवरी इप्सिलॉन दैट यू कैन थिंक ऑफ, तब हम कहेंगे दैट दिस जेड एन इज कन्वर्जिंग टू दिस पॉइंट जेड। ओके, so this is a very important idea about this one. Okay, so let me again repeat this idea that हमें जब सीक्वेंस के हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से टर्म्स लिखेंगे तो हमें एक स्टेज मिलेगा दैट इज एन नोट, और उस एन नोट स्टेज के बाद जो एन मिलेंगे उन एन के लिए जो भी सीक्वेंस की पॉइंट्स हैं उन सीक्वेंस के पॉइंट्स हमेशा इस z के इप्सिलॉन नेबरहुड में ही रहेंगे। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ओके, so let me write this geometric interpretation of convergence of sequence. So we are having geometrically, this means that for sufficiently large value of n, the points Zn lie in any given epsilon neighborhood of z. Okay, that we have discussed through this figure, right? So क्योंकि हम ये जो zn है, एक्चुअली जो ये एप्सिलॉन है उसको हम कितना भी स्मॉल ले सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे हम इस एप्सिलॉन को कम करते जाएं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक इतनी रेडियस का सर्कल बनाया, तो जो भी सीक्वेंस की टर्म्स होंगी वो हमेशा उसी सर्कल में लाई करेंगी। तो जैसे जैसे हम एप्सिलॉन को छोटा लेते जाएंगे वैसे वैसे इस सीक्वेंस की टर्म जेड के और नजदीक आती जाएंगी। ठीक है, और यू कैन से दैट टर्म्स Zn be arbitrarily close to the point Z, and hence this Z becomes limit of the sequence, and at last you will identify that this sequence looks like that this is going to be this point Z0. Okay, if you can see at last. Okay, so this is the idea of convergence. So let me point out that particular concept also. So we are having that since we can choose epsilon is small as we want, it follows that the points Zn become arbitrarily close to Z as their subscripts, that means these n subscripts increase, okay, as the सबस्क्रिप्ट इंक्रीज। तो जैसे जैसे ये एन नोट के बाद के जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इस जेड से आर्बिट्रली क्लोज रहेंगे, राइट। अभी हमने रियल एनालिसिस में एक कंसेप्ट पढ़ा था जहाँ हमने कहा कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, एंड द सेम आइडिया
कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एज वेल। सो अगर किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो लिमिट हमेशा यूनिक होता है। सो लेट मी राइट दैट वन ऑल्सो। अ sequence can have at most one limit. Okay, so that is whenever we are having a limit z is unique if it is exist. Okay, that is a limit z is unique if it exists। ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब हम कहते हैं दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू दैट लिमिट एल, दैट लिमिट जेड, एंड एज पर द नोटेशन वी विल राइट लिमिट n tends to infinity zn is going to be z। okay, so let us write this particular thing as well. When the limit z exists, the sequence is said to converge to z, and we write that limit n tends to infinity zn is equal to z। ओके, अगर ऐसा z एग्जिस्ट कर रहा है तब हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और उस केस में हम नोटेशनली ऐसा लिखेंगे। अब अगर ऐसा कोई z एग्जिस्ट ना करे, दैट मीन्स ऐसी कोई लिमिट एग्जिस्ट ना करे, तो उस केस में हम सीक्वेंस को डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, सो लेट अस राइट दैट वन ऑल्सो। इफ अ सीक्वेंस हैज नो लिमिट, it diverges। okay, so this is about the definition of convergence and divergence। okay, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हमें तो रियल सीक्वेंस के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में पता है, क्या हम उस कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं तो वो इस फॉर्म का ही होगा, हमेशा x प्लस आइटा वाई फॉर्म का, वेयर x एंड y आर रियल। तो अगर हम किसी सीक्वेंस के रियल और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई कर पाए, और अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट से जो सीक्वेंस बन रहे हैं इफ दे आर कन्वर्जिंग टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, तो हम इस रियल पार्ट x से जो हमें सीक्वेंस मिलेगा उसको हम लिमिट का रियल पार्ट बनाएंगे, और इस इमेजिनरी पार्ट वाले सीक्वेंस से जो लिमिट ऑब्टेन होगा उसे हम लिमिट के इमेजिनरी पार्ट के जैसे कंसीडर करेंगे। okay, so let us identify this particular concept as a theorem। so we are having a theorem says, suppose that zn is equal to xn plus iota yn, where of course n is equal to 1, 2, 3 and so on, and z is equals to x plus iota y, then we have that limit n tends to infinity of zn is equal to z if and only if and only if the limit n tends to infinity xn is going to be x, and limit n tends to infinity yn is going to be y। okay, so this is if and only statement। here we are using the Cartesian representation of complex number। जब हम polar coordinate को use करेंगे तो there, since in the polar coordinates we have the concept of arguments, and argument multi-valued function है,
और मल्टीवैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले उनका सिंगल वैल्यूड या फिर ब्रांच को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मल्टीवैल्यूड फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? उसके ब्रांच कट पे। इसका मतलब जो थ्योरम हम कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन के लिए एक ऑब्वियस वे में सोच रहे हैं, द थिंग इज नॉट ऑब्वियस व्हेन वी कंसीडर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके,